स्फेरिकल कैपेसिटर। तो यहाँ पर क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए सी की वैल्यू आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो एनर्जी आ जाएगी 1/2 और 2 और 4 हो जाएगा नीचे 8 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक तो डाटा ही आ गया। दूसरा डाटा क्या है, अगर वो पूछेगा एनर्जी की जगह पूछता है एनर्जी डेंसिटी। क्या पूछता है? एनर्जी डेंसिटी। तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी आपकी निकल के आई 1/2 CV स्क्वायर और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में विड्थ। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था ऐसे, तो इसकी दोनों चौड़ाई जो थी वो D थी, प्लेट एरिया A था, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D मल्टीप्लाइड बाई A इंटू में D इंटू में V स्क्वायर। एरिया से एरिया कट गया तो निकल के आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो एनर्जी डेंसिटी को हम कॉल कर देते हैं स्मॉल यू, तो स्मॉल यू की वैल्यू आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी। वी अपॉन डी को हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्क्वायर। याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वी अपॉन डी। याद है भैया। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने यूज किया। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज योर एनर्जी डेंसिटी। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी यूई। एक आगे चल के आएगा तीसरी यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी यूबी। तो वहां 1/2 यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, वहां डिनोमिनेटर में म्यू नॉट आता है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो मैंने बस जस्ट लिख दिया है कंपैरिजन के लिए ताकि आपको याद होगा जब हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यस सर। सर मुझे कोई दिक्कत समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया बेटा? क्या नहीं आया बताओ। सर एक बार फिर से बता दीजिए। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब वॉल्यूम निकालोगे तो किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में थिकनेस, एरिया इनटू में डी, ये तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम। सी कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी या के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। के क्योंकि एयर फील्ड है तो मैंने के की वैल्यू ले ली 1। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये तो आपकी होगी सी की वैल्यू अपॉन में ए डी ऑलरेडी लिखा हुआ था बी पोटेंशियल का स्क्वायर। एरिया से एरिया कट गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी का होल स्क्वायर। वी अपॉन डी पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ई। बस इतनी सी बात। इसी से मिलता जुलता मैग्नेटिक फील्ड होता है 1/2 यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट आता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है या मैग्नेटिक फील्ड आती है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आगे का टॉपिक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसको देखते हैं। क्लियर? यस सर अब आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब जैसे आपके पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन थे, तो अगर आप बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, कुछ इस तरह से होता है। हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 C3, सीरीज में पोटेंशियल बदल जाता है, चार्ज सेम रहता है। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी के, एक 1/2 CV स्क्वायर, एक 1/2 Q स्क्वायर बाई C और एक 1/2। देखो ये फॉर्मूला तो किसी मर्ज की दवाई है नहीं है, तो कहीं काम आता ही नहीं। जो काम आएंगे फॉर्मूले वो दो आते हैं, या तो ये वाला फॉर्मूला काम आता है या ये वाला आता है। अब हमें पता है सीरीज में चार्ज सेम रहता है, सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम, तो हम इसे यूज करेंगे सीरीज के लिए।
और पैरेलल में तुम्हें पता है क्या होता है, क्या सेम रहता है? जी, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो ये पोटेंशियल आ रहा है, तो इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, तो फिर देखिए जरा, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, तो ये वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जैसे U इज इक्वल टू होता है 1/2 Q² C। अब इसका जो C आएगा वो आएगा 1/C नेट 1/C1। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो मुझे टोटल कैपेसिटेंस लिखनी पड़ेगी, क्यों चार्ज तो सबके पास सेम है, तो ये हो जाएगा 1/2Q²। और जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, और ये अपने आप में इंडिविजुअल एनर्जीज हैं कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी निकालनी है कैपेसिटर की, तो आप क्या करें, इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जीज को निकाल लें, इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जीज को कैलकुलेट करें और सारी एनर्जीज का सम कर लें। इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जीज को निकालें और सारी एनर्जी का सम कर लें। क्लियर है? यस सर। ऐसा पैरेलल में बात करेंगे तो पैरेलल में सी नेट का फॉर्मूला क्या होता है जी? C1 C2 प्लस C3, और U बराबर पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 CV², क्योंकि पोटेंशियल तो सबके पास बराबर होता है। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो मुझे टोटल कैपेसिटेंस लेनी पड़ेगी, और टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू में V²। और जब मैं B का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। अब अगर देखें तो ये U1 है, ये U2 है। तो अच्छी बात ये है कि टोटल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि तुम सीरीज में हो या पैरेलल में हो। टोटल एनर्जी ने तो साफ साफ कह दिया कि भैया एक काम करो, हर कैपेसिटर अपनी अपनी एनर्जी बता दे उसके पास कितनी एनर्जी है, और सारी एनर्जी को सम कर लेना। क्या समझे? समझ गए। बस ध्यान ये रखना कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सीरीज और पैरेलल में। भाई पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो आपके फॉर्मूले पोटेंशियल आना चाहिए, सीरीज में चार्ज सेम होता है तो आपके फॉर्मूले चार्ज आना चाहिए। दूसरा आपको जो दे रखा है कैपेसिटेंस, तो आपके फॉर्मूले कैपेसिटेंस आनी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए लास्ट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एनर्जी का आदान प्रदान, किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। तो लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, जिसमें हम चैप्टर क्लोजिंग कर रहे हैं हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड एनर्जी। जैसे आपके पास, सबके पास कुछ अमाउंट है, किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 20 रुपए, किसी के पास 30 रुपए, किसी के पास 50 रुपए। आपने क्या किया, सारा अमाउंट कलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? कलेक्ट, एक जगह इकट्ठा कर लिया और फिर उसको बांट दिया आपस में। तो क्या होगा, किसी के पास अमाउंट ज्यादा गया होगा, किसी के पास अमाउंट कम गया होगा, ऐसी तो कुछ हुआ होगा ना। क्योंकि भाई जिसके पास, जिसने 50 रुपए दिए मान लो, तो जरूरी है उसके पास 50 रुपए लौट के पहुंचे हो। जैसे 4 लोग थे, एक के पास 10, एक के पास 20, एक के पास 30, एक के पास 50 और मान लो 40 कर लो, 40 और 30 70, 70 और 30 100, टोटल हो गए 100 रुपए। 4 लोग थे,
कितने हो गए? 25 रुपए। तो पहले इसके पास 10 थे, अब कितने हो गए? 25। इसके पास पहले 20 थे, कितने हो गए? 25। इसके पास पहले 30 थे, अब कितने हो गए? 25। इसके पास पहले 40 थे, इसके पास कितने हो गए? 25। इसके ऊपर चार्ज बढ़ गया, इसके ऊपर चार्ज बढ़ गया, इसका चार्ज घट गया और इसका चार्ज भी घट गया। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप टोटल पहले जोड़ के देखेंगे तब भी 100 था और बाद में जोड़ के देखेंगे तब भी 100 था, बट रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है वैल्यूज। क्लियर हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आया? यस सर, आ गया। जी सर आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैपेसिटर के साथ खेल करने वाले हैं। हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर के पास अपना अपना चार्ज होगा कनेक्ट होने से पहले। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बस और कुछ। ओके, एक टॉपिक होता है अकॉर्डिंग टू सीओसी। सीओसी का मतलब क्या होता है? क्लास ऑफ क्लेंज नहीं होता इसका मतलब, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता ना खत्म किया जा सकता। इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अदर। गॉट इट? समझे? यस सर। तो इसमें ये यूज करना है। अब जैसे मान लो आपके पास एक कैपेसिटर था, इसकी कैपेसिटेंस C1, आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया हैविंग वोल्टेज V1, तो इसके पास जो चार्ज आया होगा Q1 सिंपली C1 V1 होगा, नहीं होगा? ऐसे आपके पास एक बैटरी थी हैविंग वोल्टेज V2 और आपने उससे कनेक्ट कर दिया C2, तो उसके ऊपर जो Q2 आएगा वो क्या आएगा? C2V2। Q बराबर C भी होता है ना फॉर्मूला। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इसके पास एनर्जी कितनी होगी, तो हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता था, हाफ C1 V1 स्क्वायर। U1 हो गया, U2 निकालोगे तुम, हाफ C2 V2 स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? जल्दी बताओ। यस सर, आ गया। ये है बिफोर कनेक्टिंग। अब क्या किया आपने? आफ्टर कनेक्टिंग दोनों को पकड़ के ऐसे कनेक्ट कर दिया पैरेलल। C1 कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने से क्या होगा आपको पता है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होती है? सेम। आया ना? यस सर। अब पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं। C1 के पास है V1, C2 के पास है V2, इन दोनों में हो रही है लड़ाई। C1 चाहता है कि सर्किट में उसके वोल्टेज V1 रहे और C2 चाहता है कि सर्किट में उसके वोल्टेज V2 रहे। और जबकि सर्किट में पैरेलल है तो भैया वोल्टेज तो सेम रहनी चाहिए, तो इनमें लड़ाई हो रही है। और लड़ाई होने के बाद एक समझौता होता है, वो कहते हैं ना तेरा ना मेरा, एक कॉमन पोटेंशियल रख लेते हैं, ना तेरा ना मेरा, एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा जो दोनों के लिए सेम होगा। तो हमारा पहला काम है कॉमन पोटेंशियल को फाइंड करना, जो कि बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू COC, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। उसके पास चार्ज कितना था पहले? Q1। उसके पास कितना था? Q2। तो बिफोर कनेक्टिंग टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2। आफ्टर कनेक्टिंग चार्ज बदल गया होगा, इसके पास हो गया Q1 डैश और इसके पास हो गया Q2 डैश। कोई बता सकता है चार्ज की वैल्यू क्यों बदल गई कनेक्शन के बाद? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से चार्ज की वैल्यू बदल गई? भैया पैरेलल में चार्ज हो जाते हैं ना, मतलब एक भट्टे आते हैं एक तरह से। नहीं, और कोई जवाब? और कोई जवाब किसी का? किरण? पता
पता नहीं सर। मेहुल, पता नहीं सर। देखो कैपेसिटेंस तो बदली नहीं है इसके पास, पहले कैपेसिटेंस C1 थी तो इसके पास भी पहले C1 थी, लेकिन इसके पास पहले पोटेंशियल V1 था, अब पोटेंशियल कितना हो गया V0। और जो चार्ज होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। किस किस पे डिपेंड करता है भाई? अरे बोलो, किस किस पे डिपेंड कर रहा है चार्ज? पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और वॉल्यूम पे। ए लड़के, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पोटेंशियल पे है। भैया, वॉल्यूम पे। चार वो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट। अधेड़े, V का मतलब वॉल्यूम नहीं है, पोटेंशियल है, वोल्टेज, वोल्टेज बैटरी के। तो जब इस C1 के पोटेंशियल बदल गया, वोल्टेज बदले ना इसके, तो वोल्टेज बदलेगा तो चार्ज नहीं बदलेगा। Q1 डैश की वैल्यू कितनी आएगी? C1 V0। Q2 डैश की वैल्यू कितनी आएगी? C2 V0। चार्ज बदला तो एनर्जी बदलेगी, क्योंकि एनर्जी में पोटेंशियल आता है। U1 डैश 1/2 C1 V0 स्क्वायर, नीचे वाली की एनर्जी कितनी हो जाएगी? U2 डैश 1/2 C2 V0 स्क्वायर। समझ लो जल्दी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है उसके बाद आगे बढ़ेंगे।